हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में आपके इंडियन पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक तो आपका निर्वाचन आयोग से और दूसरा आपका लोक आयोग से, दोनों के दोनों आयोग है पूरे अच्छे से आज कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारे राजस्थान जीके की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जीके से लेके आई हूँ। और एक आपकी योजना है जिसको पूरी डिटेल से हमें आज कवर करेंगे। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ है शेयर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। जब सांसदों की कोई अयोग्यता आती है, सांसदों की अयोग्यता आती है, अयोग्यता से संबंधित जो मामले होते हैं उन मामलों में आर्टिकल 103 के तहत है, राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। निर्वाचन आयोग सलाह देता है। अगर हम विधायकों की बात कर ले, इस क्वेश्चन में तो हमने सांसदों की बात की है। अगर विधायकों से संबंधित कोई मामला आता है तो उसमें जो परामर्श दिया जाता है वो राज्यपाल को दिया जाता है। देता कौन है? ये निर्वाचन आयोग देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर आर्टिकल 103 के तहत जो निर्वाचन आयोग है वो परामर्श देता है राष्ट्रपति को। और अगर विधायकों का पूछ लिया आपको कि विधायकों से संबंधित मामलों में राज्यपाल को परामर्श दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शैली को चित्रकला का झांकी पुरस्कार दिया गया था? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली और नाथद्वारा शैली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, बूंदी शैली को चित्रकला का झांकी पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका कार्यकाल है वो सबसे अधिक रहा है? सबसे अधिक कार्यकाल इसमें पूछा है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका कार्यकाल है वो सबसे अधिक रहा है? और ये हमें हमारे राजस्थान का बताना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है? मोहम्मद याकूब का, यतेंद्र सिंह का, DS तिवारी का और CR चौधरी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में है वो DS तिवारी का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि DS तिवारी है, इनका कार्यकाल कितना था, तो इनका कार्यकाल है वो 8 जुलाई 1951 से 20 जनवरी 1954 तक रहा है। 20 जनवरी 1954 तक रहा है। तो ये DS तिवारी का कार्यकाल था जो कि सर्वाधिक रहा है। DS तिवारी का कार्यकाल 8 जुलाई 1951 से 20 जनवरी 1958 तक रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है, इसमें हमें सबसे अधिक पूछा तो हम DS तिवारी करेंगे। अगर सबसे कम पूछ लेता हमें तो हम क्या करते? PS यादव। इनका कार्यकाल है वो सबसे कम रहा है। राजस्थान में कितना रहा है? इनका रहा है 37 दिन। कितना रहा है? 37 दिन रहा है। इनका जो कार्यकाल था वो था 1 अक्टूबर 1997 से 1 अक्टूबर 1997 से इनका कार्यकाल था 6 नवंबर 1997 तक। यानी इनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा है 37 दिन। सबसे अधिक आपसे पूछ ले तो आपको DS तिवारी करना है, सबसे कम आपसे पूछ ले तो PS यादव करना है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे सर SK घोष। ये थे आपके प्रथम अध्यक्ष। तो आपको इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष सर SK घोष, सबसे अधिक DS तिवारी, सबसे कम आपके PS यादव जिनका 37 दिन का कार्यकाल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध है वो चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटान करना और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना। तो ये सारे के सारे कार्य किसके हैं? आपके चुनाव आयोग के हैं। चुनाव की अधिसूचना भी जारी करता है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है, चुनाव की वैधता का निपटान भी करता है और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करवाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा, तैमूर का संकेत किस किले की ओर है। अगर हम इस लाइन से अगर थोड़ा अंदाजा नहीं लगा पाते हैं तो हम इससे कि तैमूर का आक्रमण किस पे हुआ था, बटनेर पे हुआ था, तो इसके इस नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये बात है वो किसके लिए बोली गई है, ये बटनेर के दुर्ग के लिए बोली गई है, बटनेर के किले के लिए बोली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, तो ये बोला गया है बटनेर के किले के लिए, जो कि कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 4। ये जो किलों के बारे में ऐसी चीजें बोली गई हैं, जो कथन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने आपको ये पीछे बताया था क्वेश्चन, S.K. घोष, S.C. त्रिपाठी, B.S. तिवारी और M.M. वर्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, S.K. घोष। जो S.K. घोष है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और अगर इनका कार्यकाल पूछ ले तो इनका कार्यकाल है 27 जुलाई 1950 तक, 27 जुलाई 1950 तक। अगर सबसे अधिक कार्यकाल की हमने अभी पीछे बात की थी वो था D.S. तिवारी का, D.S. तिवारी का सबसे अधिक, और सबसे कम कार्यकाल की बात कर ले तो सबसे कम कार्यकाल था P.S. यादव का, जो कि 37 दिन का था। तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। 27 जुलाई 1950 तक था S.K. घोष का, और राजस्थान के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव है निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर द्वारा, संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी। अब इसमें नाम दे दिया कि हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी, मेड़ता, जालोर, भीनमाल और मंडोर। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 4, मंडोर है वो हरिश्चंद्र की राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है 5, 6, 7 और 8। इसमें अध्यक्ष सहित बताना है हमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 8। 2011 में इस संख्या को बढ़ाकर, यानी पहले ये 5 थी, 5 से बढ़ाकर है इसको 7 कर दिया गया था। जो आयोग के सदस्य होते हैं उनको 7 कर दिया गया था 2011 से, पहले ये 5 थी। इसमें काफी बार परिवर्तन हुआ है, जैसे 1968 में हुआ था। 1968 में क्या था कि पहले 2 थी, उसके बाद 3 कर दी गई थी। फिर 73 में इसमें जो संशोधन किया गया, फिर उसमें 4 कर दी गई थी। 1981 में इसमें 5 कर दी गई थी। अब 2011 में 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई, यानी 7 सदस्य होंगे और 1 अध्यक्ष होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है। वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सही है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका जो 1 और 2 ये दोनों सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2 सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि किसी राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सके। किस राजपूत शासक ने बनाया था, अजीत सिंह ने, स्वाई जय सिंह ने, भारमल ने और मान सिंह ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 स्वाई जय सिंह ने। जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया था स्वाई जय सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन कौन करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, गृह मंत्रालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन करता है अपनी यूपीएससी। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन प्रारंभ में कितने शहरों में लागू किया गया था। अब हमारी आज की योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसे हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करें कि 33 शहरों में, 40 शहरों में, 41 शहरों में और 34 शहरों में, तो इसमें इसने बोला है कि प्रारंभ में कितने शहरों में लागू किया गया था। प्रारंभ में इसे 40 शहरों में लागू किया गया था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सभी नगर निकायों में ये जो आपकी योजना है वह चालू है। नगर निकायों में, सभी नगर निकायों में। और प्रारंभ की बात करें तो 40, जिसमें से 33 तो जिला मुख्यालय थे और बाकी के 7 है वो आपके शहर थे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है इसको डिटेल से पढ़ते हैं। हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन की बात करें तो इसका प्रारंभ है वो हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था आपके 23 सितंबर 2013 को। अगर ये पूछ ले कि इसका पूर्ववर्ती नाम पूछ ले हमसे, पूर्ववर्ती नाम यानी ये पहले किस नाम से जानी जाती थी, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पूर्ववर्ती नाम क्या था इसका, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगर प्रारंभ है वो 23 सितंबर 2013 को हो ही गया। अगर इसमें पूछ ले कि इसका जो मंत्रालय है वो कौन सा है, तो इसका जो मंत्रालय है वो है आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी योजना है तो उसका जो मंत्रालय है वो कौन सा होता है। तो अगर हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना की बात करें तो इसका मंत्रालय है आवासन एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। अब इसका जो आगे है इसका नाम बदल दिया था 2014-15 में, इसका नाम बदल दिया और इसका नाम बदल के क्या बना दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसका नाम चेंज कब हुआ। इसका नाम चेंज हुआ 2014-15 में, जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है वो कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें पूछ ले कि वित्त का पूछ ले, क्योंकि इसमें वित्त का काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ में कितना था। अगर प्रारंभ में वित्त पूछ ले तो ये था आपका सेंटर का तो था 75% और आपका स्टेट का था 25%। लेकिन अब इसे 2015-16 में इसका जो वित्त है वो क्या कर दिया गया, 60:40 यानी 60-40 का रेशो है वो कर दिया गया। जो प्रारंभ में कितना था 75-25 का था, बाद में 60-40 का कर दिया गया। अब इसकी अगर पात्रता पूछ ले आपसे कि इसमें पात्रता क्या क्या रहती है, पात्रता तो अगर जब ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी तो इसमें केवल बीपीएल वाले परिवार ही आते थे, बीपीएल परिवार ही पात्र थे जब ये शहरी आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना थी। लेकिन अब इसमें जो आपकी दीनदयाल अंत्योदय योजना है तो इसमें अब आपकी पात्रता है वो बीपीएल के साथ साथ आपके स्टेट बीपीएल भी इसमें ऐड कर दी गई, बीपीएल, स्टेट बीपीएल और आपके अंत्योदय परिवार। और चौथा इनमें जो 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले हैं, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो शहरी परिवार है उनको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो पात्रता बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय परिवार और 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले शहरी परिवार। अगर इसको पूछ ले जो अभी हमने क्वेश्चन में पूछा का था कि प्रारंभ में ये कितने शहरों में लागू था, तो प्रारंभ में 40 शहर थे इसमें लागू। 40 शहरों में से आपके 33 तो जिला मुख्यालय आ गए। 33 जिला मुख्यालय के अलावा जो आपके 7 बच गए वो अन्य शहर थे। कौन कौन से? वही शहर है जो आपके अमृत योजना में थे। अमृत योजना में आपको याद है कि अमृत योजना में 29 शहर शामिल थे, जिसमें से 23 थे वो आपके जिला मुख्यालय थे और जो आपके पीछे जो बच गई 6 वो जो कौन कौन से थे, जैसे सुजानगढ़,
सुजानगढ़ हो गया, किशनगढ़ हो गया, उसके बाद मकराना हो गया, ब्यावर, भिवाड़ी, हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, तो ये आपके 7 हैं वो इसमें सम्मिलित थे। लेकिन अगर आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में ये सारे के सारे सभी नगर निकायों में लागू हो गई है। कब से हुई? 2016-17 से हुई। 2016-17 से ये सभी नगर निकायों में लागू हो गई। प्रारंभ का पूछे तो आपको 40 शहरों में थी, अब का पूछे तो 2016-17 के बाद से ये सभी नगर निकायों में लागू कर दी गई। अब इस योजना में आगे और बात करें तो आगे इसमें बात कर सकते हैं कि इस योजना के तहत वो कार्य कौन कौन से होंगे, कार्य है वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें एक तो ये कार्य होगा कि जो प्रत्येक शहर है, प्रत्येक शहर में शहरी एक, कम से कम एक है वो आजीविका केंद्र, शहरी आजीविका केंद्र, शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना की जाएगी। आजीविका केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है, 3 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां तो एक की होगी। अगर 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या है, 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या है तो 2 वहां पे आपके शहरी आजीविका केंद्र बनेंगे। ठीक है। अगर 5 लाख से 10 लाख जनसंख्या है तो वहां पे 3 बनेंगे। और 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहां कितने बनेंगे? 8 बन सकते हैं। और मैक्सिमम कितने? 8 ही बनेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसके मुख्य कार्य, उनमें सबसे पहला कार्य तो ये है कि जो प्रत्येक शहर में कम से कम है वो एक शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना तो की जाएगी। ठीक है। अगर उस शहर में 3 लाख से कम जनसंख्या है तब तो एक ही की जाएगी। अगर 3 लाख से 5 लाख जनसंख्या है तो 2 शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना की जाएगी। 5 से 10 लाख जनसंख्या है तो 3 की जाएगी। और अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो 8 शहरी आजीविका केंद्र की स्थापना की जाएगी। और जो ये आपके शहरी आजीविका केंद्र होंगे इनके लिए 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगर वर्तमान की बात करें तो हमारे राजस्थान में 16 शहरी आजीविका केंद्र बनाए जा चुके हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? 16 बनाए जा चुके हैं। और जो ये आपके शहरी आजीविका केंद्र होंगे ये काम क्या करेंगे? ये शहरी गरीबों को एक तो प्रशिक्षण देंगे, शहरी गरीबों को उद्यमों का है वो प्रशिक्षण देंगे गरीबों को। ठीक है। दूसरा इसमें है वो क्या दिए जाएंगे कि जो इनका जो उत्पाद होंगे, ठीक है, वो भी बेचने के लिए यहाँ पे ये बेच सकेंगे। उनका उत्पाद जो इन्होंने बनाया है, शहरी गरीबों ने बनाया है, तो वो भी इसमें जो बेच सकेंगे। ठीक है। और जो ये शहरी गरीब होते हैं उनको है वो वित्तीय सहायता भी दिलवाने में ये सहायता करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका शहरी आजीविका केंद्र जिसमें ये काम होंगे। दूसरा इस आपकी योजना में कार्य होगा कि स्वरोजगार कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है। स्वरोजगार कार्यक्रम जो स्वरोजगार कार्यक्रम होंगे इसमें क्या होगा कि जो स्वरोजगार के अंदर जो शहरी गरीब होंगे उनको जो पर्सनली यानी स्वयं व्यक्ति को, अकेले व्यक्ति को या फिर समूह के रूप में बैंकों से वित्तीय सहायता है वो दिलवाई जाएगी। बैंकों से वित्तीय सहायता है वो दिलवाई जाएगी स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत। अगर हम बात करें कि अगर व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति को पर्सनली व्यक्तिगत है वो अगर कोई उद्यम स्थापित करता है यानी कोई उद्योग या उद्यम है वो स्थापित करता है तो उसके लिए इस व्यक्ति को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और 7% से अधिक है वो इसे सब्सिडी दी जाएगी यानी अनुदान दिया जाएगा। तो स्वरोजगार कार्यक्रम में इनको जो बैंकों से वित्तीय सहायता दिलवाई जाएगी उसमें अगर व्यक्तिगत है तो उसे 2 लाख रुपए का जो ऋण है वो दिया जाएगा 7% से अधिक की ब्याज सब्सिडी पर। अगर कोई समूह में यानी कम से कम उस समूह में 5 व्यक्ति होने चाहिए। अगर समूह में ये जो ब्याज है इनको ऋण दिया जाएगा तो वो कितना दिया जाएगा? 10 लाख तक का दिया जाएगा। और 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और उसमें इनको जो ब्याज सब्सिडी है वो 7% से अधिक ही दी जाएगी। ठीक है। और एक जो आपका स्वरोजगार कार्यक्रम है ये शहरी गरीबों को 3 से 7 दिन का प्रशिक्षण भी देगा। उद्यमी बनने के लिए जो उद्यम विकास प्रशिक्षण होगा वो भी 3 से 7 दिन का ये कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें इनको शहरी गरीबों को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। साथ में ये जो इसी के स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक ये काम करेंगे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनका सर्वे करने के लिए ये टाउन वेंडिंग समिति बनाएंगे। ठीक है। उन समिति के जरिए है वो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इनका सर्वे करेंगे कि इनको क्या कोई वित्त की सहायता है इनकी की जाए, किस प्रकार की जाए, तो वो
इनके जो ये आपकी टाउन वेंडिंग समिति है ये बनाई जाएंगी। अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम में कि अब तक है वो कितनी टाउन वेंडिंग समिति बनाई जा चुकी है, तो 189 है वो बनाई जा चुकी है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आपके स्वरोजगार कार्यक्रम है इसके अंतर्गत है वो सामुदायिक आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे, आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे जिसमें एक व्यक्ति को है आपके आश्रय स्थल बनाए जाएंगे जिसमें एक व्यक्ति को 50 वर्ग फीट की जगह दी जाएगी, 50 वर्ग फीट की जगह दी जाएगी। और जो सरकार है वो 50 व्यक्तियों के बनाने के आश्रय हेतु 6 लाख तक की आपकी वार्षिक आय है वो भी देगी। तो ये आपकी थी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना। एक बार फिर मैं इसको आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपका जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है ये प्रारंभ हुआ था 23 सितंबर 2013 को। इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इसका मंत्रालय है वो है आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो 2014-15 के बाद है इस योजना को बदलकर इसका नाम रख दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। अगर इसके वित्त की बात करें तो प्रारंभ में इसमें सेंटर 75% देता था और 25 है वो स्टेट देता था, लेकिन 2015-16 के बाद है वो इसका रेशो है वो 60-40 का हो गया। ये हमें अच्छे से याद रखना है। आगे हमने पढ़ा कि जो इसमें अगर आपसे ये पूछ ले कि जो इसका पहले नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, उस टाइम इसकी पात्रता थी ओनली बीपीएल परिवार। लेकिन अगर अब इसकी पात्रता की बात करें दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत, तो इसमें बीपीएल परिवार भी आएंगे, आपके स्टेट बीपीएल भी आएंगे और अंत्योदय परिवार है वो भी आएंगे, और जिन परिवारों की 3 लाख से कम वार्षिक आय है वो भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और इसमें जो वर्तमान में अगर ये बात करें कि ये योजना है वो कब मतलब कहाँ तक है, तो अब ये 16-17 के बाद है पूरे राज्य के सभी नगर निकायों में ये लागू है। अगर पहले की बात करें कि शुरू में सिर्फ 40 शहरों में थी, शुरू में 40 शहरों में थी जिसमें से 33 जिला मुख्यालय थे और आपके 7 अलग शहर थे। ठीक है। और वर्तमान की पूछ ले तो सभी नगर निकायों में ये लागू हुई है। आगे हमने पढ़ा कि इसमें कार्य क्या क्या किए जाएंगे। सबसे पहला तो इसमें कार्य होगा कि एक शहरी आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। शहरी आजीविका केंद्र खोले जाएंगे। अगर 3 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ पे एक ही होगा, और इसमें यह भी बोला गया था कि प्रत्येक शहर में कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अगर 3 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या है तो 2 खोले जाएंगे, 5 से 10 लाख तक की है तो 3 खोले जाएंगे। अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहां पे अधिकतम 8 खोले जा सकते हैं। और ये काम क्या क्या करेंगे, ये जो शहरी गरीब होंगे, ठीक है, उनको आर्थिक सहायता दिलवाएंगे। आर्थिक सहायता दिलवाएंगे कितनी, 10 लाख तक की तो दिलवाएंगे, 10 लाख तक की दिलवाएंगे, जिसमें ये 3 किस्तों पर इसे दिलवाएंगे। ठीक है। और जो आपका ये शहरी आजीविका केंद्र होगा इसके काम क्या क्या होंगे कि ये अपनी सेवाएं हैं, जैसे कोई उत्पाद वगैरह शहरी गरीब है इस केंद्र में बेच सकेंगे, और ये केंद्र इनको वित्तीय सहायता भी समावेशन का भी इन्हें दिलवाएगा। दूसरा हमने ये आपका पढ़ा था स्वरोजगार कार्यक्रम। स्वरोजगार कार्यक्रम क्या था, स्वरोजगार कार्यक्रम एक तो ये था कि जो ये गरीब होंगे इनको एक तो व्यक्तिगत रूप से और समूह के रूप में इनको जो बैंकों से वित्त की सहायता उपलब्ध करवाएगा, जिसमें अगर पर्सनली एक व्यक्तिगत लेगा तो उसे 2 लाख रुपए तक की, और अगर समूह में लेंगे तो कम से कम उस समूह में 5 व्यक्ति होने चाहिए, तो उस समूह को 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता है वो दी जाएगी। तो ये सब हमने पढ़ा इसमें। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना नहीं, ये राष्ट्रपति शासन लगाने की संतुष्टि नहीं करता। निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य एवं निरीक्षण और निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ 3 सही है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम एक बार रिवीजन करें कि जो भारत के निर्वाचन आयोग है इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला तो इसका काम होता है कि जो संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, विधानमंडलों यानी विधानसभा और विधान परिषद, उसके राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के इनके चुनाव संपन्न करवाता है। पहला काम तो ये करता है। दूसरा, जो चुनाव का कार्यक्रम होता है वो तय करता है, उसकी अधिसूचना है वो जारी करता है। ठीक है। मतदाता सूची है वो तैयार करवाता है। और क्या काम करता है, ये राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के दलों को मान्यता देता है। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जो दल होते हैं उनको ये मान्यता प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह की बात करें तो चुनाव चिन्ह का ये
चुनाव चिन्ह है वो यही प्रदान करवाता है। अगर चुनाव चिन्ह से संबंधित कोई भी विवाद आ जाता है तो उसका निपटारा भी, विवाद का निपटारा भी कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। और क्या काम करता है? अभी हमने पीछे बात की थी, अगर सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामले हो तो ये आर्टिकल 103 के तहत वो राष्ट्रपति को सलाह देता है। अगर विधायकों से संबंधित कोई मामला हो तो राज्यपाल को ये परामर्श देता है, राज्यपाल को देता है। एक काम ये करता है कि निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 356 के तहत है वो जो आपका राष्ट्रपति शासन बढ़ाता है, यानी 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये लगाने के लिए नहीं बोलता। आर्टिकल 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन होता है उसकी जो अवधि है वो बढ़ाता है। किसके परामर्श से, किसकी सिफारिश से? निर्वाचन आयोग की सिफारिश से। अगला इसमें है कि ये अनुच्छेद 82 के तहत वो परिसीमन आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 82 के तहत, और ये आचार संहिता भी लागू करता है। तो ये सारे कार्य, ये मोटे मोटे हमने एक बार रिवीजन कर लिया। तो ये सारे कार्य कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग है करता है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाथों की छतरी पर कौन से पक्षी का चित्र बना हुआ है? बाज का, कबूतर का, तोता और मोर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 तोता। नाथों की छतरी पर तोता पक्षी का है वो चित्र बना हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का है वो गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 में, 1 नवंबर 1956 में, 30 मार्च 1948 में और 26 जनवरी 1950 में। अगर हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन की बात करें तो इसका जो गठन है वो 20 अगस्त 1949 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन है 1 आ जाएगा। लेकिन जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का अगर मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय क्या था? जयपुर में था। पहले कहाँ था इसका? जयपुर में था। लेकिन बाद में आपके पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? ये कर दिया गया अजमेर में। और कब किया गया था? 1956 में। 1956 में। तो ये 3 बातें भी आपको याद रखनी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन तो 20 अगस्त 1949 को हुआ, उस टाइम इसका मुख्यालय जयपुर में था। बाद में पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे इनका जो मुख्यालय है वो अजमेर शिफ्ट कर दिया गया 1956 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से नहीं, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होते। बिल्कुल सही। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान की रामलीला है वो मूक अभिनय पर आधारित है? इस प्रकार आपसे पूछा जाता है, जैसे लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार ये भी पूछी जाती है कि रामलीला मूक अभिनय वो कहाँ पर है। ठीक है, रामलीला का मूक अभिनय कहाँ पर है? पाटुदा, धौलपुर, कामाभरतपुर और बिसाऊ झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला मूक अभिनय पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ ले कि लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो महावीर जी की प्रसिद्ध है। महावीर जी करौली में आपके उनकी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। अब उनके अधिकार समान थोड़ी है, तो ये गलत हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को होता है। ये बिल्कुल सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। हमने पीछे ही बात की थी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक होगा, जो भी पहले हो। नहीं, ये 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका 1 और 4 ये तो गलत हो गए, तो आपके 2 और 3 है बिल्कुल सही होंगे। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा यानी फेसबुक ने भारत में अपना नया ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया है, जिसका संबंध कहां से है? राजस्थान से है। एनडीजीसी,
सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल और विकास पुरोहित। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ विकास पुरोहित। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 अजमेर में है। अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रारंभ में जब इसका 20 अगस्त 1949 की स्थापना हुई थी तो उस टाइम कहाँ पे था? तो वहाँ पे जयपुर में था। बाद में 1956 में कौन सी समिति की सिफारिश पर? पी सत्यनारायण आयोग समिति की सिफारिश पे है वो अजमेर इसका कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके समान होता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, किसी राज्यपाल के, लोकसभा अध्यक्ष के और राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद होता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। अगर हम हमारे भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो आपसे पूछ ले कि संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? संविधान के किस भाग में? तो भाग 15 में इसका उल्लेख दिया हुआ है, 15 में। और अगर अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद कितना है? ये अनुच्छेद है 324 से 329। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, 324 से 329। अगर इसकी स्थापना आपसे पूछ ले स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 में। और जो आपका भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, संवैधानिक आयोग है। अगर राष्ट्रपति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये जो कई क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन की बात करें तो इनका फर्स्ट आंसर है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कि आपको इस दुर्ग में सिर्फ पत्थर की टांगे ले जा सकती हैं, यह वाक्यांश किस नगर के दुर्ग के लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है जैसलमेर के लिए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। मैं आपको सारे क्वेश्चन वो जल्दी करवा रही हूँ, लेकिन जल्दी करवा रही हूँ फिर भी मैं आपको सारे के सारे अच्छे से समझा रही हूँ। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कि राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा। तो आपका राइट आंसर होगी राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1982 में, 1998 में, 1989 में और 1990 में। अगर हम भारत के निर्वाचन आयोग की बात करें तो इनमें जो ये सदस्य संख्या ये बढ़ाई काफ़ी बार गई है, कभी कम गई कभी बढ़ाई गई है। अगर 1950 से 89 की बात करें, 1950 से 1989 में ये एक ही सदस्य आयोग था, एक सदस्य आयोग था। फिर इसमें 1989 से 90 में इसे 3 सदस्य कर दिया गया। 1989 से 90 में 3 सदस्य कर दिया गया, यानी 2 तो सदस्य हो गए, एक इसका जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, तो 3 सदस्य ही हो गया। फिर जब 1990 से 93 में फिर वापिस इसे 1 सदस्य कर दिया गया। और फिर 1993 से अब तक 1993 से अब तक ये वापस फिर 3 सदस्यीय आयोग बन गया। यानी इसमें एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 है वो अन्य होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपको ये याद रखना है कि निर्वाचन आयोग है वो कितना है? 3 सदस्यीय आयोग है। इसमें काफी बार परिवर्तन हुए, आप ये अजय ना ध्यान रखें तो भी चलेगा, आपको अब वर्तमान वाला याद रखना है। कार्यकाल की हमने बात ही की थी कि 6 वर्ष से या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। शायद मैंने पीछे आपको 5 वर्ष बता दिए गए, नहीं आपका 6 वर्ष ही होगा। 6 वर्ष व 65 वर्ष जो भी पहले हो आपके निर्वाचन आयोग की ये कार्यकाल रहेगा। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 1989। 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था? 1989। और अब बना दिया गया 1993 के बाद। अब तक क्या है? ये 3 सदस्यीय आयोग ही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हाथ से कोटा डोरिया उत्पाद बनाने वालों के लिए लागू पेटेंट को क्या नाम दिया गया है? इसमें जो नाम दिया गया है वो दिया गया है जीआई पेटेंट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहाँ की गई थी?
तो कहाँ की गई थी? अजमेर में, जयपुर में, बीकानेर में और उदयपुर में। तो जब ये 20 अगस्त 1949 को की गई थी जयपुर में। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 25 जनवरी को, 15 फरवरी को और 25 फरवरी को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के किस अभिलेख में मिलता है? विराट अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख, भाब्रू अभिलेख और चारचौमा अभिलेख। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। गोसुंडी अभिलेख है उसमें राजस्थान के वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख मिला था। राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या 2 या अधिक राज्यों हेतु एक लोक सेवा आयोग का गठन संभव है? हाँ, कभी भी किया जा सकता है। हाँ, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। हाँ, यदि संबंधित राज्य राष्ट्रपति से ऐसा आवेदन करे या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। हाँ, यदि संबंधित राज्य है वो राष्ट्रपति से ऐसा करने के लिए कहे यानी आवेदन करे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा हटाया जाता है? ये हटाया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर अन्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, या फिर प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त है तो उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2023 में बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, एमनेस्टी योजना है वो शुरू की गई। राइट आंसर ऑप्शन 2। मैं आपके लिए आज 51 क्वेश्चन लेके आई थी क्योंकि मेरे को लगा कि आपको निर्वाचन आयोग और आपका लोक सेवा आयोग, ये दोनों है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। लोक सेवा आयोग, इसके लिए मैं इन दोनों के काफ़ी क्वेश्चन लेके आई थी ताकि आपको अच्छे से इसका रिवीजन भी हो जाए और अच्छे से ये टॉपिक आपके तैयार भी हो जाए। और मुझसे जितना हो उसका मैं राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेके आई और मैं यही चाहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे एक बार आप कवर कर लें ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग पूछा है, इसमें राज्य लोक सेवा आयोग नहीं पूछा। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70, 6 वर्ष या 70। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होगी तो वो संघ लोक सेवा आयोग। अगर राज्य लोक सेवा आयोग पूछ ले तो 6 वर्ष से 62 वर्ष। अगर आपसे निर्वाचन आयोग की पूछ ले यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तो वो भी क्या होगा? 6 से 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो आपको ये तीनों याद रखनी है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग 332 और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने पीछे ही बात की थी, भारत का निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में आता है और आपके अनुच्छेद है वो 324 में आता है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये आता है अनुच्छेद 315 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कौन से बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? हेमावास बांध, नेवटा बांध, ज्वाई बांध और बंद बारेठा बांध। तो कौन सा बांध होगा ये आपका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जवाई बांध। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 317 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3,
राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 317 में विहित प्रक्रिया के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषित पाए जाने पर इनको हटा दिया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक, कौन सा? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर वैधानिक अधिकार? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैधानिक अधिकार। मत देने का अधिकार कौन सा है? वैधानिक। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, वर्तमान में जनवरी 2023 में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के रामचंद्र वर्मा, हेमराज चौधरी, कृष्ण प्रताप लोहरा और निरंजन आर्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 3, कृष्ण प्रताप लोहरा है, ये जनवरी 2023 में लोकायुक्त है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उसी पद पर पुनः नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, केवल सदस्य को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। क्यों हो 62 वर्ष से? क्योंकि उसका कार्यकाल 6 या 62 वर्ष होता है। अगर हम संघ लोक सेवा की बात करें तो 6 से 65 वर्ष होता है, इसका 6 से 62 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्यों कि नहीं, केवल सदस्य को पद पर नियुक्त किया जा सकता है अगर उसकी 62 वर्ष से कम आयु है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन कार्यरत ग्लास फैक्ट्री राजस्थान के किस नगर में है? अजमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और धौलपुर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4। इसमें दिया गया कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के अधीन है ग्लास फैक्ट्री, तो वो धौलपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया? 1 नवंबर 1956 के बाद, 26 जनवरी 1950 को, अगस्त 1956 में और मार्च 1955 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नवंबर 1956 के बाद। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सचिव कौन होता है? यानी वो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सचिव होता है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, राज्य सचिवालय सेवा का अधिकारी होता है या फिर भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की भूमिका राज्य सरकार के लिए होती है, तो ये राज्य सरकार के लिए सलाहकारी होती है, परामर्शकारी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बनने हेतु आवश्यकता होगी अधिस्नातक स्तर तक शिक्षा प्राप्त हो, राज्यपाल की राय में विशेषज्ञ हो या राजकीय सेवा में राजपत्रित पद पर कार्य कर चुका हो। नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा लास्ट क्वेश्चन, कि देश में संघ लोक सेवा आयोग के गठन की सर्वप्रथम किस समिति ने अनुशंसा की थी? ली कमीशन, लोक सेवा समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग और सिविल सर्विसेज प्रशासन समिति। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 1, ली कमीशन आयोग ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो गया। ये हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो शेयर ज़रूर करें ताकि सभी बच्चे इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।